नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट धमाका। चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं 14 दिसंबर 2021 से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स की। तो बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य चुना गया है? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद। चलिए अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। भारत को श्रेणी बी राज्यों के तहत 2022-23 द्विवार्षिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO परिषद के लिए फिर से चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की सभा ने 2022-23 द्विवार्षिक के लिए अपनी परिषद के सदस्यों को चुना है। परिषद IMO का कार्यकारी अंग है और संगठन के काम की निगरानी के लिए विधानसभा के तहत जिम्मेदार है। चलिए अब जान लेते हैं IMO परिषद के लिए उम्मीदवार देशों के बारे में। एक्चुअली इन देशों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, श्रेणी ए और श्रेणी बी। जान लेते हैं इन श्रेणियों के बारे में। श्रेणी ए के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग सेवाएं प्रदान करने में सबसे अधिक रुचि रखने वाले 10 राज्य आते हैं, जिनमें हैं चीन, ग्रीस, इटली, जापान, नॉर्वे, पनामा, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। एवं श्रेणी बी के तहत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि रखने वाले 10 राज्य आते हैं, जिनमें शामिल हैं भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन एवं संयुक्त अरब अमीरात। जान लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है एवं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के संस्थापक हैं संयुक्त राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना की गई थी 17 मार्च 1948 को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीएम मोदी ने काशी में किस परियोजना का उद्घाटन किया है? आंसर है काशी विश्वनाथ धाम परियोजना। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 339 करोड़ रुपए की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है, जो मंदिर शहर के 2 प्रतिष्ठित स्थलों जिनमें काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाट आते हैं उनको ये जोड़ता है। मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। उन्होंने भगवान शिव को गंगाजल, चंदन, राख और दूध भी चढ़ाया। इस समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और देश भर से बड़ी संख्या में संत शामिल हुए। चलिए अब जान लेते हैं काशी विश्वनाथ धाम परियोजना से जुड़े हुए अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। परियोजना के पीछे का विचार यह सुनिश्चित करना है कि समस्त विरासत संरचनाएं संरक्षित रहें। परियोजना के पहले चरण में कुल 23 भवनों का उद्घाटन किया जाएगा। वे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान करेंगे, जिनमें यात्री सुविधा केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक केंद्र, मुमुक्षु भवन, भोगशाला, सिटी म्यूजियम, व्यूइंग गैलरी और फूड कोर्ट शामिल हैं। यह परियोजना अब लगभग 5 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैली हुई है, जबकि पहले परिसर लगभग 3000 वर्ग फुट तक ही सीमित था। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने SC/ST पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की है? आंसर है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने SC/ST पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की है। कथित तौर पर हेल्पलाइन का उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करना है, जिसका उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना और सभी को सुरक्षा प्रदान करना है। हेल्पलाइन 24/7 टोल फ्री नंबर
1456 पर उपलब्ध होगी। जान लेते हैं इस सेवा के उद्देश्य के बारे में। यह सेवा हिंदी, अंग्रेजी और राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाना है। सभी पंजीकृत शिकायतों की जांच की जाएगी और दायर किए गए सभी आरोप पत्रों पर अधिनियम में दी गई समय सीमा के भीतर निर्णय के लिए न्यायालयों में मुकदमा चलाया जाएगा। नागरिक अधिकार संरक्षण पीसीआर अधिनियम 1955 और अत्याचार निवारण पीओए अधिनियम 1989 का अनुपालन न करने के संबंध में पीड़ित एवं शिकायतकर्ता या एनजीओ से प्राप्त प्रत्येक शिकायत के लिए एक डॉकेट नंबर दिया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को व्हाइट हाउस के प्रमुख पद पर पदोन्नत किया गया है? आंसर है गौतम राघवन। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी राजनीतिक सलाहकार गौतम राघवन को राष्ट्रपति कार्मिक के व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया है। व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस, जिसे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल के रूप में भी लिखा जाता है, पीपीओ, व्हाइट हाउस का ये कार्यालय है जिसे नए नियुक्तियों की जांच करने का काम सौंपा जाता है एवं पीपीओ उन कार्यालयों में से एक है जो व्हाइट हाउस में या उसके लिए काम करने के लिए उम्मीदवारों का आकलन करने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। पहली पीढ़ी के अप्रवासी राघवन का जन्म भारत में हुआ था। उनका पालन पोषण सिएटल में हुआ और उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। वह वेस्ट विंगर्स स्टोरीज फ्रॉम द ड्रीम चेजर, चेंज मेकर्स एंड होप क्रिएटर्स इनसाइड द ओबामा व्हाइट हाउस, इन्हीं पुस्तकों के संपादक हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रदेश की सरकार ने सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की है? आंसर है हिमाचल सरकार। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर उच्च जातियों के लिए एक आयोग की स्थापना की घोषणा की। आयोग, जिसे सामान्य वर्ग आयोग के रूप में नामित किया जाएगा, को 3 महीने के समय में एक विधायी अधिनियम के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाएगा, जब राज्य विधानसभा की अगली बैठक फरवरी-मार्च 2022 में सदन के बजट सत्र के लिए होगी। हिमाचल प्रदेश में एक अनुसूचित जाति आयोग पहले से ही चल रहा है और इसकी अध्यक्षता शिमला के पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 68.56 लाख है, जिसमें 19.23 लाख जो 25.22% अनुसूचित जाति हैं, जबकि अन्य 4 लाख अनुसूचित जनजाति के हैं जो कि 5.71% है और अन्य 9.03 लाख ओबीसी हैं जो कि 13.52% है। चलिए जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जो कि ग्रीष्मकाल में रहती है, एवं धर्मशाला को शीतकालीन राजधानी के रूप में प्रयोग किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र अरलिंकर एवं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इस समय जयराम ठाकुर जी। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ड्रोन मेला आयोजित किया है? आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। चलिए अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। मध्य प्रदेश में देश का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर में आयोजित किया गया। ग्वालियर ड्रोन मेला का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में ड्रोन मेला में उपस्थित युवाओं और किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को ड्रोन तकनीक से अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। श्री सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में
5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई सी पटेल हैं एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार और यूएनडीपी ने कोड उन्नति के एक भाग के रूप में एलओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है कर्नाटक सरकार। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। युवा अधिकारिता और खेल विभाग कर्नाटक सरकार ने महिलाओं सहित युवाओं में उद्यमिता और रोजगार के अवसरों तक पहुंच में सुधार के लिए राज्य स्तरीय पहल कोड उन्नति के एक भाग के रूप में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ एक समझौता पत्र एलओयू जिसको बोल देते हैं शॉर्ट में लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल में संयुक्त राष्ट्र के स्वयंसेवक शामिल हैं एवं एसएपी इंडिया लैब की सीएसआर रणनीतियों द्वारा समर्थित है। इसे बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, दक्षिण कन्नड़ और रायचूरू के 4 जिलों में लागू किया जाएगा। 50 कॉलेज, सरकारी पूर्व विश्वविद्यालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और कला और विज्ञान कॉलेजों सहित पहले से ही प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, 21वीं सदी में प्रशिक्षण और डिजिटल कौशल, उद्यमिता विकास, नवाचार चुनौतियों, बूट कैंप, कॉरपोरेट स्वयंसेवा और उद्योग कनेक्ट के क्षेत्रों में सकाय सदस्यों और छात्र समुदायों के साथ काम करने के लिए पहचान की गई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संस्थापना 1965 में हुई। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक हैं अचिम स्टेनर। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी ने डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जान लेते हैं। आंसर है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में एनपीसीआई भी इसको बोल देते हैं। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने ग्राहक के दरवाजे पर नकद आधारित बिल भुगतान सेवा की सुविधा के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडियाज एनपीसीआई बिल भुगतान प्रणाली भारत बिल पे के साथ करार किया है। विभिन्न उपयोगिता बिलों का भुगतान भारत बिल पे प्लेटफॉर्म पर किया जा सकता है और यह सुविधा गैर आईपीपीबी के ग्राहकों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। एनपीसीआई ने अपने बयान में कहा कि इसका उद्देश्य दूर दराज के इलाकों के लाखों बैंक रहित और काम सेवा वाले ग्राहकों को उनके दरवाजे पर भुगतान समाधान मुहैया कराना है। यह सेवा बैंक की मोबाइल बैंकिंग सेवा का उपयोग करके मोबाइल पोस्टपेड, D2H रिचार्ज, स्कूल फीस और अन्य उपयोगिता सेवाओं के भुगतान को सक्षम करेगी। इस सहयोग के साथ एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड और आईपीपीबी ग्रामीण डाक सेवकों और डाक कर्मचारियों के हमारे सर्वव्यापी नेटवर्क के माध्यम से बिल भुगतान को दरवाजे पर सक्षम करके नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए तैयार है। चलिए जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। आईपीपीबी की स्थापना 2018 में हुई। आईपीपीबी मुख्यालय नई दिल्ली में है एवं आईपीपीबी एमडी और सीईओ हैं इस समय जे वेंकटरामू। आईपीपीबी टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। चलिए बढ़ते हैं अब आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने भारत में फील्ड हॉकी की मान्यता को बढ़ाने के लिए अपना #केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू किया है? आंसर है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। भारत में एक प्रमुख निजी सामान्य बीमाकर्ता बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने भारत में फील्ड हॉकी की मान्यता को बढ़ाने के लिए अपना #केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू किया है।
कंपनी ने भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान पद्मश्री 2020 रानी रामपाल के साथ साझेदारी की है, जो अभियान का चेहरा होंगी। #केयर फॉर हॉकी अपनी तरह का एक अनूठा अभियान है, जिसका उद्देश्य भारत में हॉकी के विकास को जमीनी स्तर से समर्थन देना है। चलिए जान लेते हैं #केयर फॉर हॉकी अभियान के बारे में। भारत में जमीनी स्तर से हॉकी के विकास को समर्थन देने के लक्ष्य के साथ #केयर फॉर हॉकी कंपनी की ओर से अपनी तरह का एक अनूठा अभियान है। इस एसोसिएशन के एक हिस्से के रूप में कंपनी कोचिंग, पोषण और उपकरणों के मामलों में हॉकी की पढ़ाई करने वाले वंचित बच्चों की सहायता करने में योगदान देगी। इस अभियान के साथ कंपनी जमीनी स्तर पर हॉकी के विकास में सहयोग करने की उम्मीद करती है। इस प्रकार कई लोगों को दुनिया में अपनी पहचान बनाने और कल के भविष्य के रोल मॉडल बनने का अवसर प्रदान करती है। चलिए अब जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस की स्थापना 2001 में हुई। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में है। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के सीईओ एवं एमडी तपन सिंघल हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर है नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर, महाराष्ट्र पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें ग्राहकों के लिए 10,000 रुपए तक की निकासी पर प्रतिबंध भी शामिल है। आरबीआई ने 6 महीने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A की उपधारा 1 के तहत निहित शक्तियों के प्रयोग में निर्देश जारी किए हैं। बैंक बिना भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के किसी भी ऋण और अग्रिम को अनुदान या नवीनीकृत नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, कोई दायित्व नहीं उठाएगा, किसी भी भुगतान का वितरण, हस्तांतरण या अन्यथा किसी भी संपत्ति या संपत्ति का निपटान नहीं करेगा। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा। चलिए जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। नगर शहरी सहकारी बैंक मुख्यालय है अहमदाबाद, महाराष्ट्र में। नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कार्यवाहक सीईओ हैं वी रोकड़े एवं नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का नारा है एक परिवार एक बैंक। तो ये हुए आज के सभी करंट अफेयर्स। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर आपको मिलते रहें। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ और अन्य ग्रुप्स में। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अन्य करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।